एक्सएल बराबर एक्सी और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चों अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कोस फाई की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर जल्दी बोलो आर बाय जेड। स्टैंडर्ड पैरामीटर है, मान के चलो कि ये आपके पास आर है, इधर आपके पास एक्सएल है और इधर आपके पास एक्सी है। जब भी आपके पास एलसीआर सीरीज सर्किट आ जाए, एलआर आ जाए, आरएल आ जाए, एलसी आ जाए, हमेशा आपको ये बनाना है रेजोनेंट कंडीशन। फिक्स है बिल्कुल। रेजोनेंट कंडीशन का नाम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आपको बहुत सारी चीजों को सहूलियत दे देगा। एक्सएल बड़ा होगा तो ऊपर निकाल देना, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी। अब सुनो, ये आर, ये हमारे पास जेड, जेड की यूनिट बोलो जल्दी ओ। यहाँ से tan फाई की वैल्यू बोलो बच्चों एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। अब सुनो, अब देखो रेजोनेंट कंडीशन है तो एक्सएल बराबर एक्सी है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड मिनिमम हो जाता है बच्चों कितना, रेजिस्टेंस के बराबर। डन है। अच्छा जेड मिनिमम हो जाएगा तो करंट के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो जब भी सर्किट में मैक्सिमम करंट को इंडिकेट करे या मिनिमम रेजिस्टेंस को इंडिकेट करे तो समझ लेना वो कैसी कंडीशन है, रेजोनेंट कंडीशन। कैसी कंडीशन है? अच्छा एक चीज और बताओ, अब ये तो समझ में आया कि रेजोनेंट कंडीशन पर इफ आई हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन आई एंड ओमेगा, और ये हमें समझ में आ गया कि रेजोनेंट कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर होने वाला करंट क्या होगा बाबा, मैक्सिमम। चलिए ये मान लो ये वाला करंट है मेरा आई नॉट मैक्सिमम, ठीक। अब सोच के देख, ये ओमेगा नॉट है मेरे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस ओमेगा नॉट से कम करो, कम की वैल्यू देखो ध्यान से, एक्सएल की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, जेड की वैल्यू देखो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को क्या लिख सकते हैं बेटा, एल ओमेगा माइनस 1 बाय सी ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देख, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 0 रखो और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, ठीक। ओमेगा की वैल्यू 0 रखो, एक बार ओमेगा की वैल्यू 0 रखो, जल्दी बोलो। तो जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ध्यान से देखो, जेड की वैल्यू इंफिनिटी, ध्यान से देखो जेड की वैल्यू, अरे जेड की वैल्यू इंफिनिटी तो बनेगी। अरे बाबा इसको 0 पुट करो ना, तो 1 by 0 इनफाइनाइट, इंफिनिटी माइनस समथिंग इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी, तो जेड क्या बन गया और आई क्या बन गया, आई होता है v by z। तो अगर z इंफिनिटी है तो i 0, i 0। चलो ओमेगा की वैल्यू को इंफिनिटी पुट करो, तो 1 by इंफिनिटी ये तो 0 बन गया, लेकिन ये इंफिनिटी है तो इंफिनिटी समथिंग इंफिनिटी, तो z की वैल्यू अभी भी कितनी है, तो i की वैल्यू बोलो अभी भी। यानी ये समझ में आ गया कि इस फ्रीक्वेंसी से पहले कम करो, यानी 0 यहाँ पर और इंफिनिटी पर करंट क्या है 0, और ये बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट है जिसमें करंट क्या मैक्सिमम, यानी करंट पहले बढ़ रहा होगा और फिर नहीं आया बच्चों, ये हमारे पास है आई ओमेगा का ग्राफ। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर ये आई ओमेगा है बच्चों, यहाँ पर पावर मैक्सिमम है, एक होता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कब होती है, जब मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाए, यानी पावर मैक्सिमम का हाफ। बोलो कब होगा, जब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आई नॉट बाय रूट 2, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। मुझे मैक्सिमम पावर का हाफ चाहिए, तो आई की वैल्यू को क्या रख दो, आई नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर। नहीं आया बाबा, अरे बोलो भाई, ये मैक्सिमम पावर का क्या हो जाएगा, हाफ। और ये वाला करंट क्या कहलाएगा, आई आरएमएस करंट। ये वाला करंट क्या कहलाया जाएगा, आई नॉट। तो ये जो करंट है ना बाबा, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वाला करंट आया आई नॉट बाय रूट 2, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और इधर ये वाली फ्रीक्वेंसी जा रही है ओमेगा 2। तो बेसिकली ये हमें जो मिला है ना बच्चों, दिस इज सेट ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कहां से कहां तक, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2, इसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं बच्चों, सारे बोलो, सारे बोलो। अब एक यहाँ पर टर्म डिफाइन की गई जिसको बोला क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है आपके पास और ये जो बैंडविड्थ है आपके पास, मान लीजिए डेल्टा ओमेगा है बच्चों, आवाज नहीं, ये डेल्टा ओमेगा, ये भी डेल्टा ओमेगा, तो रियलिटी में ये क्या बन गया बच्चों, 2
डेल्टा ओमेगा, तो ये बैंडविड्थ बने। क्वालिटी फैक्टर को क्या डिफाइन किया गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट बाय डेल्टा टू डेल्टा ओमेगा, दैट इज बैंडविड्थ। ये क्वालिटी फैक्टर है। अच्छा, रियलिटी में हमें जो सिग्नल सुनाई दिए जाते हैं ना, वो इस रेंज के सुनाई दिए जाते हैं बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मैक्सिमम पावर से हाफ पावर। अब कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम उठाओ, सभी कम्युनिकेशन सिस्टम की अपनी अपनी बैंडविड्थ होती है, ठीक। अब एक बात सोच के देख, मेरे पास एक बैंडविड्थ है ये वाली, डन। अभी देख यहाँ पे देख, मान लो मेरे पास एक ये बैंडविड्थ है, आराम से सुनो बिल्कुल तसल्ली से। ये मेरे जो भी मैं मान लो मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ उसकी बैंडविड्थ ये है। मान लो किसी दूसरे बच्चों को भी बैंडविड्थ चाहिए, कंपनी ने एक और बैंडविड्थ अलॉट कर दी, अब उस बैंडविड्थ का ग्राफ देखो, ये दूसरे बच्चे की आ गई। लेकिन अपन को इतना तो समझ में आता है ना भाई कि मेरे जो सिग्नल्स है वो इस वाली रेंज में आएंगे, दूसरे बच्चे के जो सिग्नल है वो इस रेंज में आएंगे। तुझे नहीं लगता कि ओवरलैपिंग होगी? तो ये फायदा हुआ, नुकसान हो गया, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब इस नुकसान को कवर करने के लिए हम चाहते हैं कि जितने हमें प्रॉपर सिग्नल चाहिए वो बैंडविड्थ तो दे ही दे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से, जो ये कर्व है ना, ये शेप, ए शेप को देखो बाबा, क्या करते हैं अपन लोग, ये थोड़ा शार्प कर देते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब मान लीजिए आई नोट है हमारे पास, इसका हाफ मान लो यहाँ पर आया बच्चों, तो अब मेरी बैंडविड्थ देखो ये हो गई, क्या बैंडविड्थ रिड्यूस होती चलेगी, यानी ये जो शेप बनाते जा रहे हैं, जितना इसको हम शार्प करते चले जाएंगे, तुम्हें नहीं लगता डिस्टर्बेंस के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। एक चीज और देखो ध्यान से, आराम से, जैसे जैसे शार्प करता जाओ, अब ये वाले करंट के बारे में ख्याल करो और ये वाले करंट के बारे में ख्याल करो। ये जो कि रेजोनेंट कंडीशन पे, रेजोनेंट कंडीशन पे Z की वैल्यू किसके बराबर है, R, किसके बराबर है, यहाँ पे R1 बोल दो, यहाँ पे R2 बोल दो। अब इन दोनों पीक में देखो, ये I02 मान लो, ये I01 मान लो, बताओ किसका करंट ज्यादा है, I02 का या I01? अगर I02 का करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस के बारे में किसका ख्याल है, R1 ज्यादा है। यानी जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे करंट बढ़ता चला जाता है और रेजिस्टेंस घटता चला जाता है। बात समझ में आई? जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट नहीं आया बाबा, पक्की बात, श्योर। और जैसे जैसे ऐसे गए तो कई बार ऐसा दिखाई देता है, ये इस पे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, और करंट मिक्स मैक्सिमम इनफाइनाइट। अरे हाँ ना बोलो, ये सब चीजें, दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर्स क्या है ना, बहुत सारे वो होते हैं फॉर्मूले आते हैं, वो सुन लो बच्चों। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है XL/R, क्वालिटी फॉर्मूला होता है XC/R, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R√L/C। कई बार बोला जाता है कि हमारे पास है ना LCR को अलग अलग वैल्यू दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताओ कौन सा अच्छा रहेगा कम्युनिकेशंस के लिए। तो रियलिटी में हमें उसमें चर्चा करनी होती है क्वालिटी के बारे में, जिसकी क्वालिटी फैक्टर जितना अच्छा हो इतना अच्छा हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा। क्वालिटी फैक्टर देखो, XL की वैल्यू जल्दी जल्दी बोलो, XL की वैल्यू होती है L⍵/R, XC की वैल्यू होती है 1/C⍵ into R। अरे हाँ यार बोलो, ध्यान से देख, मुझे क्वालिटी Q की वैल्यू ज्यादा मैक्सिमम चाहिए तो L ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, R C, तो L ज्यादा से ज्यादा, R कम से कम और C भी कम से नहीं आया बच्चों, इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। डन है बच्चों, ये हमारे पास मैक्सिमम केसेस में ग्राफ पूछा जाता है। सेम इसी से मिलता जुलता जब ग्राफ पूछा जाता है कि अगर मुझे Z एंड ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करना पड़े, Z एंड ओमेगा देखो, इधर देखो बच्चों, ये Z और ये ओमेगा, खुद सोच के बताओ, ओमेगा नोट पे जब करंट मैक्सिमम था तो Z क्या था, मिनिमम। अरे बोलो भाई, जब यहाँ पर जीरो था तो यहाँ पे करंट क्या था, ओमेगा जीरो था तो करंट, तो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस मैक्सिमम। अरे हाँ ना बोलो, यानी बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा पर थोड़ा सा रिवर्स में। ये कौन हो गया बेटे मेरे पास, Z की वैल्यू R के बराबर वैल्यू, जैसे जैसे इधर जाएंगे और इधर जाएंगे Z की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। एक चीज और सुनो, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, देखो ये तो रेजोनेंट कंडीशन है, यहाँ पे तो Z की वैल्यू R के बराबर आ गई, इससे नीचे और इसके बाद में कि जो ये अपना जो भी LCR सर्किट है वो कैसे बिहेव करेगा। सिंपल सी बात देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा बताओ कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम। यहाँ से यहाँ ओमेगा बढ़ रहा है, अभी यहाँ से यहाँ ओमेगा कम हो रहा है, ओमेगा कम हो रहा है,
तो 1/c ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो ये वाला रीजन किसका है? कैपेसिटिव। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है तो ये किसका है? इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बोलो समझ में आएंगे? पक्की बात, ये फॉर्मूले यूज होने चाहिए, ये ग्राफ पता होना चाहिए, सिंपल सी बात। ये दोनों z ओमेगा i ओमेगा ग्राफ कभी कभार पूछा जाता है। डन। अब एक हमें निकालना है एवरेज पावर। अब सिंपल सी पहले मुझे एक बात बताओ, एवरेज पावर निकालते तो पहले हम लोगों ने एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू के बारे में बहुत चर्चा कर ली है। जल्दी जल्दी बताओ उनके लिए क्या करना है हम लोगों को? किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने का क्या तरीका है? एफ टी डी टी नहीं, वो आरएमएस के लिए बेटा, स्क्वायर करके एवरेज निकालना वो आरएमएस के लिए। बट अगर किसी का एवरेज निकालना तो डायरेक्ट उसका फंक्शन पता होना चाहिए, dt डिवाइडेड बाय dt, सिंपल दैट। अब मुझे ना पावर निकालने, देखिए एक चीज और बताता हूँ, जो डीसी सर्किट होते थे बच्चों, डीसी सर्किट में जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला यूज होता था दैट इज V into I, डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग, क्योंकि डीसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस यूज करते थे, रेजिस्टेंस एंड करंट आर इन द सेम फेज, तो अपन डायरेक्ट यूज करते थे V into I। लेकिन जब हम एसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो पावर एवरेज पावर होगी दैट इज VRMS IRMS into cos phi। अब जो ये cos phi होता है ना बच्चों, ये कहलाया जाता है पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर, और हमारा पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, मोर देन 90% होना चाहिए। अगर उससे कम होना स्टार्ट हो जाता है तो बिजली का खपत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो पावर फैक्टर हमारा अच्छा होना चाहिए बहुत। अब जो ये पावर फैक्टर होते हैं ना, ये हमारे पास वोल्टेज होती है एसी में। अब कभी कभार है ना आपके पास ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक रजिस्टर को लगाया गया डीसी के अक्रॉस, उसकी पावर इतनी थी, एसी के अक्रॉस लगाया गया तो पावर आधी हो गई, बताओ कितना फेज डिफरेंस आया। तो भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ना, पावर डीसी में क्या होती है? V into I। अरे हाय ना बोलो। अब मान लीजिए पावर मैक्सिमम थी, जो भी थी पावर P मान लेते हैं। अब बोला गया सेम सर्किट को जब हम लोगों ने डीसी एसी पे लगाया गया तो पावर आधी हो गई, तो बोलो यहाँ पे पावर कितनी है? V into I। अब यहाँ पे पावर कितनी होगी? हाफ हो गई है। अरे बोल भाई, V into I into cos phi नहीं आया बच्चों, ध्यान से देख, Vi की वैल्यू को उठा के P रख दो ना, तो P/2 दिस इज इक्वल्स टू P into cos phi। तो बोलो कितना फेज डिफरेंस आ गया? cos phi की वैल्यू 1/2, cos phi 1/2 कब होता है? जब phi की वैल्यू 60 डिग्री यानी π/3। तो ये उनके बीच का वोल्टेज और करंट के बीच का क्या आ गया? फेज डिफरेंस। अब एक वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस आ गया। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम लोगों को बस कॉमन सेंस लगाना है कि डीसी वो, एसी ये। अब एक बात और बताओ, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर मेरे पास जो सप्लाई है ना दैट इज V0 sin ऑफ ओमेगा टी, और उस समय जो करंट बह रहा है ना बेटा एलसीआर सर्किट में दैट इज I0 sin ऑफ ओमेगा टी। आप चाहो तो प्लस फाई ले लो, आप चाहो तो माइनस फाई ले लो। प्लस फाई ले लेंगे तो CCL बन जाएगा, माइनस फाई ले लेंगे तो IPL बन जाएगा, यानी कैपेसिटिव या इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह। बोलो क्या लेके चले? माइनस ले लेके चले। अब मुझे तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है ना, तो V into I, तो V into I क्या हो जाएगा बेटा? V0 I0 sin ऑफ ओमेगा टी, sin ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, यहाँ पर sin A माइनस B का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, sin A cos B माइनस cos A sin B, होता है नहीं? चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लिख दो पहले sin A cos B माइनस cos A sin B। चलिए ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया। अब इन दोनों के साथ V0 I0 sin ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे लगाओ V0 I0 sin ओमेगा टी sin ओमेगा टी, ये क्या हो गया? sin स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे क्या है बेटा? V0 I0 sin ऑफ ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। ध्यान से देख, पावर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब क्या करना मुझे? अब इसका एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालना है तो क्या करो बाबा, ए फंक्शन का dt के साथ रखो, डिफरेंस इंटीग्रेट करो विद इन द टाइम लिमिट, you will get पावर एवरेज। अब ध्यान से सुनियो, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको पता भी है वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से, अब ये वाले P एवरेज निकालना है ना अपन को, तो ये फंक्शन अलग अलग है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखो ध्यान से, V0 I0 cos phi sin स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt 0 से t बाय dt 0 से t। डन है भाई, ये तो होता है एवरेज पावर निकालने का तरीका। इधर देखो माइनस हो sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी
एक तरफ लिखते हैं v नॉट आई नॉट sin फाई, बाहर लिख दो v नॉट आई नॉट sin फाई बाहर। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, sin थीटा cos थीटा इनटू 2, तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 2 ले लो एंड दैट इज sin 2 थीटा इनटू d थीटा, या ओमेगा t की टर्म्स में लिख दो ओमेगा t इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt 0 से t 0 से। ध्यान से देख, sin का लीनियर फंक्शन आ गया बाबा, कंप्लीट साइकिल के लिए sin का एवरेज 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बनती है बच्चों? पक्की बात? श्योर? इसको बोलो क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर ओमेगा t को 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2, नहीं आया, ध्यान से देख 2 बाहर आ जाएगा, v नॉट i नॉट cos फाई बाय 2 ब्रैकेट 1 माइनस था ना, तो 1 के साथ dt आ गया, dt ऐसे करेंगे dt बाय dt का इंटीग्रेशन 0 से t 0 से t माइनस ऑफ cos ऑफ 2 ओमेगा t dt 0 से t 0 से t। ध्यान से देख बाबा, ये भी cos का लीनियर फंक्शन है फॉर कंप्लीट साइकिल, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू। ध्यान से देख dt का इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो बचा क्या v नॉट i नॉट cos पाई बाय 2 आ जाओ, तो p एवरेज कितना है बच्चों, v नॉट i नॉट cos पाई बाय 2, याद कर इसको मैं लिख सकता हूँ v नॉट बाय रूट 2 i नॉट बाय रूट 2 cos पाई। ध्यान से देख vrms irms cos पाई, cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है r बाय z, cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई r बाय z, रखो यहाँ पर बच्चों, तो एवरेज पावर vrms irms इनटू r बाय z। vrms को क्या लिख सकते हो, irms इनटू z, irms इनटू z, और irms को क्या लिख सकते हो, vrms बाय z, तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे मॉडिफाई कर दो कि vrms को क्या लिख सकते हो बेटा, irms इनटू z, एंड irms को क्या लिख सकते हो बेटा, vrms बाय z। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो ये क्या आ गया बच्चों, i स्क्वायर rms इनटू r। जब ये वाली वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज पावर v स्क्वायर बाय z का स्क्वायर इनटू r। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले में डायरेक्ट सॉल्यूशन आते हैं यहाँ से, राइट बच्चों? तो ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को पक्की बात। एवरेज पावर का फॉर्मूला जल्दी बोलो, v नॉट i नॉट cos फाई बाय 2 या vrms irms cos फाई। अब एक चीज और बता दो कि cos फाई कब 0 होता है, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात करनी है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो फाई की वैल्यू 0, cos फाई 1, पावर फैक्टर 1। अब जब ये पावर फैक्टर 1 हो गया मेरे पास, पावर फैक्टर 1 हो गया मेरे पास, तो बाबा पावर फैक्टर 1 के मतलब क्या हुआ कि वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो कई बार क्वेश्चंस में ना ये भी लिखा रहता है आपके पास कि पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। सुनना ध्यान से, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी का मतलब ही रेजोनेंट कंडीशन है। क्या है बेटा, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन होगी तभी वो पावर फैक्टर यूनिटी होने वाला है ना, बोलो। अच्छा प्योर इंडक्टिव के केस में बोलो, पाई की वैल्यू पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 90, मतलब cos पाई बाय 2 0, एवरेज पावर 0, कैपेसिटिव के अक्रॉस भी और इंडक्टिव के अक्रॉस भी। बात समझ में आई? कैपेसिटिव के अक्रॉस भी एवरेज पावर 0 हो जाएगी, इंडक्टिव के अक्रॉस भी एवरेज पावर 0 हो जाएगी। तो बहुत बारी बोला जाता है कि आपके पास जो रियल होता है LRC में हीट डिसिपेशन का बेसिक कोज कौन होता है, R, L या C? R, क्योंकि R ही रियल रेजिस्टेंस होता है, LOC तो इमेजिनरी ऑपोजिशन होते हैं। बात समझ में आई आपको? पक्की बात, ये सारी चीजें समझ में आ गई? डन, चेक।